हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और एक सीरियस से टॉपिक पे बात करेंगे। यूथनेसिया मतलब किसी के मर जाने का अधिकार उसको दिया जाए। इंडिया में ऐसे ही है अभी तक। तो दो तरीके के यूथनेसिया होते हैं, पैसिव और एक्टिव। ये सुसाइड से डिफरेंट होता है, पहला डिफरेंस तो ये। और दूसरा, यूथनेसिया जो है वो बहुत रेयर केसेस में केस बाय केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरा पढ़ा जाता है, देखा जाता है क्या है क्या नहीं है। अब ये रिसेंटली मैं आज क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज हरीश राणा नाम का एक व्यक्ति है। पिछले 13 साल से ही वॉज इन अ वेजिटेटिव स्टेट, और उसके पेरेंट्स ने यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया के लिए एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हरीश राणा इज गोइंग टू बी नो मोर सून। ठीक है। वेजिटेटिव स्टेट को डिफाइन किया जाएगा, देखेंगे कि क्यों इस केस को इतना स्पेशली देखा जाता है। ये एक लैंडमार्क केस है। और इससे पहले अरुणा शॉनबर्ग केस आया था, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस, बट पहले अपन एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि किस तरह का आपका प्रिपरेशन है, किस स्टैंडर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, ठीक भी है या नहीं है, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट सम काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, ये पता करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। सो आर एस ओनली पासेस लेकर आया है। 799 रुपीज में अनलिमिटेड प्री और मेन्स के एग्जाम्स आप दे सकते हो, मॉक एग्जाम्स। ओके। और इसके अलावा अगर आप मेंस में इंटरेस्टेड नहीं होगी, मेरे को सिर्फ प्री फोकस्ड अभी टेस्ट करने हैं, तो अगेन 399 रुपीज में पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ में अनलिमिटेड प्री टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, अपने एमसीक्यूज वगैरह को रिफाइन करो, एग्जाम में अपनी परसेंटेज पास होने की बढ़ाओ, एंड लेट्स मूव अहेड। ओ बाय द वे, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो पिन कमेंट में आपको फोन नंबर मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी। आपका जैसा भी जो भी क्वेश्चन है regarding the classes, courses, books, subjects, anything, और मे बी मॉक टेस्ट, तो वहां पर एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, द टीम इज गोइंग टू हैंडल इट वेरी वेल। अब अपन न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यूथनेसिया होता क्या है। यूथनेसिया एक ग्रीक ओरिजिन से आया हुआ वर्ड है। दो वर्ड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। यू, यू का मतलब होता है गुड, और दूसरा वर्ड है थैनातोस। थैनातोस का मतलब होता है डेथ। ठीक है, थैनातोस एंड यू। यू का मतलब होता है अच्छा, थैनातोस का मतलब होता है मृत्यु, अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु क्यों? क्योंकि इसको डिफाइन किया गया है डिग्निटी से मौत के बारे में। यानी कि अगर आप किसी की डेथ के बारे में विश करते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं कि अरे यार उसको तो बहुत दर्दनाक मौत मिली, भगवान ऐसी मौत किसी मेरे दुश्मन को भी ना दे। क्यों हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को भी एक जीवन का पड़ाव मानते हैं, और वो भी कंफर्टेबली अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? इफ यू आर बोर्न ऑन दिस अर्थ, यू आर गोइंग टू डाई वन डे। वो जो डेथ है, वो डेथ का जो इवेंट है, वो भी डिग्निफाइड होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, राइट? उसी के बारे में बात की गई है कि कोई अनबेरेबल सफरिंग तो नहीं झेल रहा। उसकी जो लाइफ का जो एंड है, जो वो लाइफ, पहली बात तो जो लाइफ है वो लाइफ भी डिग्निफाइड होनी चाहिए। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इम्प्लिसिट बताया है कि जिंदा रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सांसें चल रही हैं। जीवन का अपना एक महत्व है, जीवन की एक अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? वो सेम चीज हम डेथ में भी लगाते हैं। डेथ का भी महत्व है, डेथ की भी क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। दो तरीके के यूथनेसिया होते हैं, एक तो एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। एक्टिव यूथनेसिया वो होता है जिसमें जो डॉक्टर है, जिसके कंट्रोल में पेशेंट है, वो एक्चुअली कोई लीथल इंजेक्शन देता है, कोई ड्रग देता है, या कोई दवाई या जहर देता है, जिससे कि वो पेशेंट जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये तो होता है एक्टिव यूथनेसिया, आप यहां पर किसी को एक्चुअली एक्शन करके मार रहे हो। ओके। दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो वेजिटेटिव स्टेट में हैं, जो परमानेंटली बेड पे हैं और फीडिंग ट्यूब से उनका काम चल रहा है, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। वेजिटेटिव स्टेट अगर शॉर्ट में बताऊं तो उनका वो लाइफ सपोर्ट हम खींच लेते हैं बाई चांस। इमेजिन करके देखो, एग्जाम्पल से देख समझते हैं। आपके घर में कोई पेशेंट है, वो जिंदा तो है लेकिन वो वेंटिलेटर पे है। अगर आपने किस दिन बाई चांस वेंटिलेटर का स्विच बंद कर दिया तो उनकी जिंदगी खत्म, राइट? दे आर डेड। वो चीज पैसिव यूथनेसिया होती है, यूथनेसिया होती है। आप लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट ही विड्रॉ कर लेते हो। अगर वो ट्रीटमेंट आप विड्रॉ कर लोगे तो अपने आप ही डेथ हो जाएगी। दिस इज पैसिव यूथनेसिया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी रिसेंटली अलाउ किया है, इन वेरी रेयर केसेस, बट अलाउ किया है। नाउ, और भी टाइप के यूथनेसिया होते हैं, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी यूथनेसिया वो होता है जिसमें पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लेट मी गो। यहां पर पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है, होश में है।
या तो पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल है उसके लिए लाइफ, ठीक है, या फिर पेशेंट इतना ज्यादा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है कि वो अपनी डेली लाइफ के जो बेसिक चोर्स होते हैं, बेसिक काम होते हैं, वो खुद नहीं कर पाती, वो किसी पे डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंस की नजरिए से सोचते हैं कि भाई मैं बोझ बन गया हूं किसी के ऊपर, तो मुझे तो ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो एंड करना है। ये वॉलंटरी यूथनेसिया होता है, यहाँ पर आप खुद अपनी मृत्यु मांग रहे हैं, पेशेंट की खुद की रिक्वेस्ट है। दूसरा होता है नॉन वॉलंटरी, यहां पर पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता खुद, यानी कि या तो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या फिर पेशेंट कोमा में है, ठीक है। बहुत बहुत सालों से लोग कोमा में होते हैं, उनका मतलब उनका क्या एंड है फिर, राइट। तो उनके लिए अपन इन नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया डिमांड कर सकते हैं। और तीसरे होते हैं इनवॉलंटरी, यहां पर पेशेंट होश में है, पेशेंट रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और कोई और उस पेशेंट के लिए यूथनेसिया डिमांड कर रहा है, जबकि पेशेंट एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है यूथनेशिया में। पेशेंट अभी चाहता है कि भाई मैं देखना चाहता हूं, मे बी आई विल गेट बेटर समडे, जैसे एएलएस है, ठीक है, ये बीमारी तो वैसे भी डेथ में ही एंड होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपने अपने लिम्स खो दिए हैं, राइट, या फिर आपको किसी टाइप का कोई लॉन्ग टर्म कैंसरस प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरे आपके लिए डिमांड कर रहे हैं कि इससे बड़े तो तेरी लाइफ ही खत्म हो जाए, तो इस तरह की चीजें होने की बजाय हम पेशेंट से ही पूछ लें, और पेशेंट अगर बाई चांस ये बोल दे कि नहीं मुझे तो जीना है, तो ये इनवॉलंटरी है, ये अगेंस्ट विल होता है और ये अलाउ नहीं किया जाता, इसको मर्डर के रूप में देखा जाता है। दिस इज एकिन टू मर्डर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सुसाइड नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसमें मेडिकल, अच्छा ठीक है, इसमें एक मेडिकल परसेप्शन होता है कि पेशेंट कभी बेटर नहीं हो सकता, दिस इज द कंडीशन, और ये ऐसे ही रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि कई कई बार अपन को सुनने को मिलता है कि यार 15 साल कोमा में था और अचानक से होश आ गया, ठीक है। तो दीज आर एक्सेप्शंस, हम एक्सेप्शंस को साइड में रखते हैं। जो हमें दिखता है, जो हमें ऑब्जर्व करते हैं हम, पेशेंट की सालों की रिपोर्ट अपन ने चेक करी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट देयर आर सर्टेन टाइम्स जब उसकी हेल्थ और डिप ही हुई है, इन केसेस में हम यूथनेसिया को अलाउ करते हैं, ये सुसाइड नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये वॉलंटरी वाली है, ये भी टेक्निकली सुसाइड नहीं है ना। सुसाइड तो आपके, आप जैसे डिप्रेस्ड हो, आप डिजेक्टेड हो और आपने कोई शॉक एक्सपीरियंस किया है, कोई बुरी खबर सुनी है, तो आप एक सेकंड के लिए उस माइंड में चले जाते हो कि इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं, और वहां पर आप इस तरह का स्टेप ले लेते हो, तो सुसाइड होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पेशेंट कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड है, अंडरस्टैंड करता है अपनी सिचुएशन को, और फिर वो ऐसा डिसीजन लेता है दैट आई वुड रादर एंड दिस लाइफ। ये अलग चीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला पॉइंट यहां पर कहां से आया? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार तो हो गया, लेकिन यहां तो आप मृत्यु मांग रहे हैं, तो वो कहां से आएगी? पर्सनल लिबर्टी की चॉइस से आएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, राइट, यहां पर आएगी पर्सनल लिबर्टी। मेरी इच्छा है, मेरा जीवन जो था वो था, मेरा जीवन क्वालिटेटिव नहीं था, जैसी भी मैंने लाइफ जी है इट वाज नॉट गुड फॉर मी, आई वुड रादर एंड दिस। ये पर्सनल लिबर्टी वाला पॉइंट में आपके राइट टू डाई विद डिग्निटी, जीवन जीने का अगर अधिकार है तो जीवन को समाप्त करने का भी आपका अधिकार है। अगर जीवन आपको क्वालिटेटिव जीने का अधिकार है तो जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी आपको क्वालिटी का होना चाहिए, ओके। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट डिसाइड करी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया है और इसमें डिग्निफाइड डेथ को इंक्लूड किया है इन एक्सट्रीम केसेस। की प्रिंसिपल क्या है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपकी सांसें चल रही हैं, इट डज नॉट मीन दैट यू आर मियरली सर्वाइविंग, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ बेसिक आपकी एमिनिटीज, आपकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, ड्रीम्स, वांट्स, ये सब फुलफिल होने चाहिए। इट मींस क्वालिटी होनी चाहिए और अंत तक आपकी इज्जत होनी चाहिए, जीवन की इज्जत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज यहां पर कंसिडर की गई है। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सपना आया, कोई केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ठीक है दे दो यूथनेसिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल लग जाते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, और उनका प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करने के बाद में एक दिन आता है जब केस का फैसला होता है। और यहाँ पर इस तरह के जो लैंडमार्क केसेस होते हैं वो भी पहले दिन नहीं हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस के बाद में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जिनके बाद में एक फैसला लिया जाता है और वो लैंडमार्क केस होता है। पहला केस 1996 में ज्ञान कौर थी, ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड थे हरबंस सिंह जी, और इनके ऊपर केस लगा था कि इन्होंने एक व्यक्ति को सुसाइड में अबेट कर दिया, यानी कि उस व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूं, और इन्होंने बोला होगा कि ठीक है ओके कर लो, ओके। तो इनके ऊपर 302 लगा था, 306 लगा था उस टाइम आईपीसी, राइट। ये क्या था कि इन्होंने मर्डर में असिस्ट किया है। पहली प्रॉब्लम यहां आई थी, इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी का मर जाने का अधिकार नहीं है, आपकी लाइफ स्टेट ओन करता है, आपको मरने का अधिकार नहीं है। इसीलिए 2018 से पहले पहले तक इंडिया में सुसाइड इलीगल थी। अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो आपके ऊपर केस होता था। ये हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या साइकोलॉजिकल इश्यू हुआ है, क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके कारण उसको इतना खतरनाक स्टेप लेना पड़ा। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो दैट। बस हमने बोल दिया कि भैया ये इलीगल काम है, इसको जेल में डालो। ठीक है, तो सुसाइड वाज इलीगल, इट्स नॉट एनी मोर, बट उसके बारे में अपन बात करते हैं। देन वी हैव 2011 में अरुणा शानबर्ग केस। 42 इयर्स तक एक महिला, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कोलकाता में था या मुंबई में था, वहां था। इनके साथ में इनका रेप हुआ था, राइट। एंड द प्रॉब्लम वाज इनका एनल रेप हुआ था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, एंड ट्रिगर वार्निंग, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके गले में एक बेल्ट बांध दिया और वो बेल्ट को टाइटली पकड़ा गया। तो इनके माइंड तक, इनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण इनको ब्रेन में कुछ ऐसी नर्व्स थी जो कि डेड हो जाती हैं और इनको कोमा में भेज देती हैं। प्रॉब्लम ये थी, ये 42 इयर्स तक परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में थी, परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट फॉर 42 लॉन्ग इयर्स। इनकी रिलेटिव है एक, नहीं सॉरी, एक जर्नलिस्ट थी जो इनकी रिलेशन में कुछ थी। उन जर्नलिस्ट ने अरुणा शानबर्ग जी के लिए पैसिव यूथनेसिया डिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट से। और अरुणा शानबर्ग जिस हॉस्पिटल में थी, उस हॉस्पिटल की जो नर्सेज थी वो इनसे इमोशनली अटैच हो जाती हैं। उन नर्सेज ने इस पिटिशन को चैलेंज किया और ये कहा कि तुम्हें नहीं खर्चा हो रहा भैया, तुम्हारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर, वी विल टेक केयर ऑफ हर टिल द एंड ऑफ हर डेज। हम नहीं चाहते कि इनका पैसिव यूथनेसिया किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साइड ली उन नर्सेस की और अरुणा शानबर्ग को पैसिव यूथनेसिया की परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, केस समझ में आया, राइट। अब इसमें एक इशू ये आ गया कि 2025 में 2015 की बात है, आई थिंक, या 2025 की बात है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर। इनको न्यूमोनिया हो जाता है, अरुणा शानबर्ग को। शी इज बेड रिडन, शी इज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। इनको न्यूमोनिया हो जाता है और न्यूमोनिया से इनकी डेथ हो जाती है। ओके, और निमोनिया से डेथ जो होती है, इट्स अ लिटिल टुवर्ड्स द वेरी पेनफुल साइड। क्यों? क्योंकि आपका सांस आना बंद हो जाता है, आपके फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं, अंदर से खून जमने लग जाता है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और निमोनिया से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये डिबेट वापस स्टार्ट हुई कि इनकी इतनी तड़प के मौत हुई है, इतनी परेशानी इनको झेलनी पड़ी है अपने एंड ऑफ द डेज में, इससे बढ़िया तो इनको यूथनेसिया दे देते। वो वापस से आर्गुमेंट आया। ठीक है, नाउ 2018 में एक कॉमन कॉज केस आया था। कॉमन कॉज एक तरीके का एनजीओ है, एक तरीके का नहीं, इनफैक्ट इट्स एन एनजीओ, और उन्होंने पैसिव यूथनेसिया के लिए डिबेट स्टार्ट करवाने के लिए बहुत सारे बल्क सुप्रीम कोर्ट में बात करी कि ये चीज अलाउ होनी चाहिए। इनके आर्ग्यूमेंट्स भी आए कि पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, हम कैसे अलाउ कर सकते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, सबके ऊपर डिस्कशंस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि पैसिव यूथनेसिया इंडिया में होना चाहिए इन सर्टेन वेरी एक्सट्रीम केसेस। और इस केस के जस्ट बाद में 2026 में हरीश राणा केस आ जाता है और पेरेंट्स खुद अपने बेटे के लिए पैसिव यूथनेसिया डिमांड करते हैं, क्योंकि हरीश राणा पिछले 13 साल से परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में है। ठीक है, तो इनका ख्याल, और काफी ज्यादा एजेड इनके पेरेंट्स हैं, तो उनका ये तर्क है कि पहली बात तो दिस इज नॉट अ डिग्निफाइड लाइफ, दिस इज नॉट अ फुलफिलिंग लाइफ, इट्स मेकिंग एवरीवन सैड, बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा है, और हम इस कंडीशन में अब नहीं हैं, फिजिकल कंडीशन में नहीं है कि हम अपने जवान बेटे का ख्याल रख सकें। आपको यूथनेसिया, सॉरी, आपको जो वेजिटेटिव स्टेट का जो पेशेंट होता है उसको नहलाना धुलाना भी होता है, उसकी फीडिंग ट्यूब्स वगैरह भी क्लीन करनी पड़ती हैं, कैथीटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको भी क्लीन करना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंट अराउंड जिसका आपको इमोशनल मैनिपुलेशन होता है बहुत ज्यादा। तो इनके पेरेंट्स दे सेड कि बस अब बहुत हो गया है और इससे बढ़िया तो ही एंड्स हिज लाइफ, बिकॉज ये ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको पैसिव यूथनेसिया की परमिशन दी है। ओके, यहां तक समझ में आया? दिस इज द होल थिंग, राइट। दिस वॉज अरुणा शानबर्ग, दैट वॉज हर व्हेन शी वॉज बेडरिडन। और ये केस यही है, मैंने बताया, नर्स थी अरुणा शानबर्ग और इनके साथ में अटैक हुआ, अब्यूज हुआ, स्ट्रैंगलिंग हुई, 1973 की बात है। एंड फॉर 42 ईयर्स शी वॉज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी ने प्ली लगाई कि इनका फीडिंग ट्यूब को विड्रॉ कर लिया जाए बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड लाइफ, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ जो इनका ध्यान दे रहा था, जिन्होंने इनसे एक तरह से फ्रेंडशिप कर ली थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट करने के लिए बात कर ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि द पेशेंट इटसेल्फ इज नॉट ब्रेन डेड, पेशेंट ब्रेन डेड नहीं है, ब्रेन डेड इज डेड ओनली, ओके, लेकिन पेशेंट ब्रेन डेड नहीं है, पेशेंट अलाइव है, वेल है, शी इज जस्ट इन अ नॉन रिस्पॉन्डिंग स्टेट। ओके,
तो ये प्ली रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन इसको लैंडमार्क केस माना जाता है। क्यों? क्योंकि पैसिव यूथनेसिया को इन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा, हाई कोर्ट वगैरह ने, उन सब ने ये कहा कि भाई इस तरह, अच्छा 2015 में इनकी डेथ हुई थी, नॉट 2025, 2015 की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई पैसिव यूथनेसिया के ऊपर इतनी डिबेट हुई है, हम मानते हैं कि एक कंडीशन हो सकती है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस लेकर आए, रेगुलेशंस लेकर आए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिस इज हरीश राणा। बिफोर एक्सीडेंट ये गिर जाते हैं, इनके दिमाग में चोट लग जाती है, सर में चोट आ जाती है, एंड ही इज दिस प्रेजेंटली। तो इस कंडीशन के लिए इन्होंने ये बोला है कि भाई दिस इज नॉट हेल्दी, और ये लाइफ नहीं है, राइट? तो हम इस लाइफ को देखने की बजाय वी वुड रादर सेलिब्रेट आवर सन एज अ हेल्दी यंग मैन, और हम इसको एंड कर देना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सफरिंग ओनली। ओके, तो हम इस सफरिंग को एंड करना चाहते हैं। हरीश राणा केस में यही है। 32 इयर्स के हरीश राणा हैं। इनको हेड इंजरी हुई 2013 में और ये तब से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही हैं। पेरेंट्स ने इनकी प्ली लगाई है कि भाई जो क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन ट्यूब है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। 2026 11 मार्च को कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है भैया, जो आपकी असिस्टेंट ट्यूब है, हाइड्रेशन ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब वगैरह जो है, इनको विड्रॉ कर लिया जाए और देश में पहला प्रैक्टिकल पैसिव यूथनेसिया कंडक्ट किया जाएगा। पहला पैसिव यूथनेसिया फिजिकली इस देश में पहली बार होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, दिस इज इट ऑल अबाउट। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, लाइफ सपोर्ट वगैरह जो है उससे ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये डिग्निटी के खिलाफ है। मतलब दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ दैट वी ड्रीम ऑफ। अगर हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो, कंफर्टेबल हो, डिग्निफाइड हो, ये सारी चीजें। ओके, और ये जो जिस कंडीशन में हरीश राणा है, दिस इज अ होपलेस स्टेट। ये कभी बेटर नहीं हो सकते। तो हम इनकी तकलीफ को, इनकी अनडिग्निफाइड लाइफ को प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, लंबा क्यों खींच रहे हैं? इसको एंड कर देना ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है। और एम्स को डायरेक्ट किया गया है कि भाई जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, जो ट्यूब आप रिमूव करेंगे, फीडिंग ट्यूब वगैरह जो है, जो ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं, इसको ह्यूमेन तरीके से होना चाहिए। यूं नहीं कि खींच रहे हैं वाला ले जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। डिग्निटी इन डेथ, ओके, डिग्निटी वाली चीज आपको मेंटेन करके रखनी है। और इन्होंने ये बोला है कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से हम क्या चीज एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए कोर्ट ने फिर से बोला है सरकार को कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर आओ, पार्लियामेंट में इस बारे में बात करो, बिल लाओ, पास करो, एक्ट बनाओ, ताकि हम देश में पैसिव यूथनेसिया को स्टैंडर्डाइज कर सकें। कुछ कंडीशंस हमारे पास में होंगी, हम कब तक एक 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 केस को लेके सुनते रहेंगे और इतने साल लगा देंगे। ओके, दिस इज द स्टोरी। अब यूथनेसिया जो है वो दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज में लीगल है, यहां पे बताया गया है। और ये जो यूथनेसिया लीगल होने वाली जो चीज है, कुछ बेसिक आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा, उसके अलावा आपके पास ग्रीनलैंड है, मोस्ट ऑफ यूरोप है, और इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, नाइजर है, ये सारे कंट्रीज जो हैं यहां पर पैसिव यूथनेसिया अलाउड है। ठीक है, एक्टिव वॉलंटरी यूथनेसिया भी कुछ जगहों पे अलाउड है, जैसे कोलंबिया हो गया, कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, नेदरलैंड्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी कि खुद अपनी स्वेच्छा से, यानी कि पेशेंट जो है वो कोमा में नहीं है, वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है, लेकिन ऐसी फिजिकल कंडीशन से जूझ रहा है, लड़ रहा है कि उसने ये डिमांड करी है कि मुझे यूथनेसिया दे दो, मेरा हो गया जितना भी होना था। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर यूथनेसिया, एक्टिव वॉलंटरी यूथनेसिया लीगल है। फिर ग्रे कंट्रीज नजर आ रहे हैं, यूथनेसिया को कंप्लीटली इलीगल माना गया, सॉरी, एक्टिव यूथनेसिया को इलीगल माना गया है, यानी कि आप खुद डिमांड नहीं कर सकते। इन कंट्रीज में एक्टिव यूथनेसिया को सुसाइड की नजर से देखा जा रहा है और सुसाइड अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रेड वाले कंट्रीज, रशिया नजर आ रहा है। हाँ, उसी के ऊपर सबसे पहले नजर गई होगी। रशिया में हर प्रकार का यूथनेसिया इलीगल है, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी हो या नॉन वॉलंटरी हो, यूथनेसिया नाम ही अलाउड नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अराउंड द वर्ल्ड। एक्टिव यूथनेसिया कहां कहां पे लीगल है? नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्पेन, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, पोलैंड और सभी ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स एंड यूरुग्वे। यूरुग्वे इज नॉट अवेटिंग रिजल्ट्स एनीमोर, यूरुग्वे में यूथनेसिया अलाउ हो गया है। नेक्स्ट, असिस्टेड सुसाइड माना जा रहा है कहां कहां पे कि पेशेंट्स खुद ड्रग ले रहे हैं, यानी कि एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ कर रहे हैं इन सर्टेन केसेस। स्विट्जरलैंड, कुछ यूएस के स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पैसिव यूथनेसिया बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किया जा रहा है यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस में, और इंडिया में भी अब ट्रीट अलाउ कर दिया गया है एज अ विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट, और बहुत से कंट्रीज में इलीगल है, ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूके एंड ऑब्वियसली अभी अपन ने देखा रशिया। इन कंट्रीज में यूथनेसिया कंप्लीटली इलीगल है। ऑल फॉर्म्स ऑफ यूथनेसिया आर
इलीगल। अब इसके कुछ मॉरल क्वेश्चंस खड़े होते हैं, आपके एथिक्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा मेंस का एथिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सिर्फ आरएएस एग्जाम के लिए नहीं, यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बनता है कि आप यूथेनेसिया को, स्पेशली एक्टिव यूथेनेसिया को, या फिर सॉरी नॉट एक्टिव, वॉलंटरी यूथेनेसिया को सुसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो सुसाइड अटेम्प्ट जो है उसको हमने डिक्रिमिनलाइज किया है अभी 2023 में। क्यों? क्योंकि अब हम सुसाइड को एज अ मेंटल इशू देख रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि भैया दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये तो इलीगल काम है, ये तो तुम पता नहीं कोई गलत काम करने वाले हो, तुम्हें तो धर लेंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिंदा बच जाता है, जब सुसाइड सक्सेसफुली हो जाती है, बात ही खत्म हो गई है, तो फिर तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है और पेशेंट जीवित है, तो हम उसको एज अ मेंटल हेल्थ केयर में क्लासिफाई करते हैं और उनका मेंटल चेकअप वगैरह होता है, उनके साथ जो भी थेरेपी होनी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, वो सब अलग काम होते हैं। नेक्स्ट, यूथनेसिया को सुसाइड की नजर से नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूथनेसिया जो है एक मेडिकल चॉइस होती है कुछ होपलेस केसेस में, और ये जनरली टर्मिनल डिजीजेस वगैरह जो होती हैं या पीवीएस की कंडीशन होती है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, उसमें होता है। सुसाइड के लिए ये सारी कंडीशंस होना जरूरी नहीं है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अब इसको क्यों सपोर्ट करा जा रहा है? क्योंकि कंपैशनेट है, ऑटोनॉमी है, लोगों की अनडिग्निफाइड जो सफरिंग है उसको एंड करने की तरफ से देखा जा रहा है। और इसका रिस्क क्या है? लोग अब्यूज करने लग जाएंगे। चलो चलो बेड खाली करो, दूसरे को वेंटिलेटर पे डालना है। ये जो एक अनइमोशनल, एक इनह्यूमेन बिहेवियर होता है कहीं कहीं जगहों पे, यूथनेसिया अगर आप कंप्लीटली अलाउ कर दोगे, चाहे पैसिव यूथनेसिया ही क्यों ना करो, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करने लग जाएंगे। इसका अब्यूज का खतरा है। इसके अलावा ये एक वैल्यू ऑफ लाइफ को भी हम क्वेश्चन में डालते हैं। आखिरकार ठीक है, मृत्यु तो अंतिम सत्य है, ठीक है, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन फिर भी जीवन की वैल्यू उस मृत्यु से हमेशा ही ज्यादा रहने वाली है। तो अब हमने अगर बराबर कर दिया इन दोनों चीजों को, तो डेथ और लाइफ में तो कोई फर्क बचा ही नहीं। दिस इज अ वेरी डेंजरस स्लिपरी स्लोप, और इसको बैलेंस आउट करना सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर डिबेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ये मानता है कि जीवन जीने के साथ साथ जीवन का अंत करना भी दोनों डिग्निटी के साथ होना चाहिए। आर्टिकल 21 का पार्ट है। हम जीवन को अंत नहीं दे रहे हैं, हम एक नेचुरल डेथ को अलाउ कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको इस तरह से देखा जा रहा है, जैसे हरीश राणा जी का केस है, तो अगर फीडिंग ट्यूब नहीं होती, मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं होती, तो जिस दिन ये गिर के इनके सर में चोट लगी थी, हो सकता है उसी दिन इनकी डेथ हो जाती। तो टेक्निकली नेचुरल डेथ तो तभी हो गई, हमने तो इनको आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ है। वो आर्टिफिशियल चीज हम हटा रहे हैं, तो ये तो नेचुरल डेथ मिल रही है सिर्फ। कोर्ट का ये मानना है। आपका क्या सोचना है मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। आप यूथनेसिया के फेवर में हो या अगेंस्ट हो? किस टाइप के यूथनेसिया, किस टाइप के केसेस में अलाउ होना चाहिए? आपको क्या लगता है अर्ना शॉनबर्ग का जो केस था उसमें यूथनेसिया हमको मिलना चाहिए, या फिर न्यूमोनिया से जो उनकी बहुत पेनफुल डेथ हुई है वो सही था? शेयर योर थॉट्स, मुझे भी पता चलेगा, और फिर देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई विल सी यू मंडे। ओके।